स्वागत। मैं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट। हरियाणा के भिवानी में नए साल पर मौत ने ऐसा तांडव मचाया कि कई जिंदगियां हमेशा के लिए खामोश हो गईं, तो कई लोग पहाड़ों के नीचे अब भी दबे हुए हैं, जिन्हें बचाने की जद्दोजहद लगातार जारी है। तो उधर विपक्ष भी मौका देख लगातार सरकार को घेरने की कोशिश में जुटा हुआ है। रिपोर्ट देखिए। शाम में माइनिंग साइट पर मौत का तांडव। भिवानी में रेस्क्यू जारी, सियासत शुरू। सरकार ने दिए जांच के आदेश। विपक्ष क्यों उठा रहा सवाल? आखिर किसने गिराया मौत का पहाड़? बचाने की जंग अब भी जारी है। हरियाणा के भिवानी जिले में नए साल का पहला दिन कुछ मजदूरों के लिए काल बनकर आया। भिवानी के तोशाम के डाडम में खनन के दौरान पहाड़ दरकने से कई लोगों की जानें चली गई। 50 घंटे से ज्यादा का वक्त बीतने के बाद भी पहाड़ के मलबे और शिलाओं के नीचे कई लोग दबे हैं। आखिर जिंदगियों को बचाने की इस जंग में हमारी जीत कब होगी, ये बड़ा सवाल है। वहीं इस हादसे के बाद अब सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्षी दलों ने जहां मृतकों के लिए शोक संवेदनाएं जारी की हैं, वहीं अवैध खनन को लेकर सरकार पर हमला बोला है। नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार के संरक्षण में अवैध खनन चल रहा है। न तो यहां पर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध हैं और न ही विभाग द्वारा कोई जांच की जाती है। इस पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग की गई है। विधानसभा में कई बार उठा मुद्दा। पूर्व मंत्री किरण चौधरी ने तोशाम के डाडम में हुए हादसे पर दुख जताते हुए कहा कि खनन का मामला कई बार विधानसभा में उठाया है, लेकिन सरकार ने इसे अनदेखा कर दिया। इस लापरवाही के पीछे खनन माफिया जिम्मेदार हैं। उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। किरण चौधरी ने आज फिर ट्वीट कर कई सवाल दागे। उन्होंने कहा, डाडम में चट्टानों के नीचे दबे मजदूरों के शव ग्राम पंचायत के बकाया 30 करोड़ ये दर्शाते हैं कि खनन माफिया नियम, कानून और सुरक्षा मानकों की परवाह किए बिना धड़ल्ले से माइनिंग करते हैं। हाईकोर्ट के सिटिंग जज द्वारा मामले की जांच हो, क्योंकि ये सब बिना प्रशासन और सरकार की शह के संभव नहीं है। वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मामले की न्यायिक जांच की मांग की है। हुड्डा ने कहा कि क्षेत्र के नियमों को ताक पर रखकर अवैध खनन किया जा रहा है। ये अपने आप में हजारों करोड़ रुपए का घोटाला है और उसकी निष्पक्षता के साथ जांच होनी चाहिए। हरियाणा का सबसे बड़ा घोटाला होने जा रहा है। कम से कम 5-4 हजार करोड़ का घोटाला, अकेला वो घोटाला है। यही प्रयास आज सबको करना चाहिए, लेकिन इस घोटाले की जांच जो है तुरंत की जाए, जुडिशियल जांच की जाए। उधर हरियाणा के खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने मामले की जांच के निर्देश दिए। शर्मा का कहना है कि इस मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इस मामले की जांच कराई जाएगी और जो भी इसके लिए दोषी होगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। हमारी प्राथमिकता सबसे पहले मलबे के नीचे दबे लोगों को निकालने की है। इसके लिए प्रदेश सरकार तमाम प्रयास कर रही है। विपक्ष लगातार माइन सेफ्टी पर सवाल कर रहे हैं। नेताओं का कहना है कि आखिर वो नियमों को ताक पर रखकर सरकार की मिलीभगत से अवैध खनन का काम चला रहा था। आखिर क्या है माइन सेफ्टी, ग्राफिक्स के जरिए जानने की कोशिश करते हैं। क्या है माइन सेफ्टी के नियम? माइन सेफ्टी के नियम के तहत हर 3 महीने पर अफसरों को करना होता है निरीक्षण। सुरक्षा मानकों के संबंध में खनन पट्टों का निरीक्षण करना जरूरी। खान अधिनियम 1961, माइनिंग रूल 1955 के सेक्शन 22A भाग A के तहत नोटिस करते हैं। 3 महीने के अंदर इसमें सुधार के लिए देते हैं नोटिस। सुधार नहीं होने पर माइनिंग रूल्स के तहत कार्रवाई करते हैं। 1955 के सेक्शन 22A भाग 3 के तहत खनन कार्य बंद करने के आदेश निर्गत किया जाता है। माइनिंग लीज स्वीकृत होने के बाद निदेशक माइंस सेफ्टी को इसकी सूचना दी जाती है। लीजधारी के जरिए भी लीज ग्रांट होने से संबंधित किसी तरह की सूचना नहीं दी जाती है।
विपक्षी दलों को भी समझना चाहिए कि अभी हादसे में फंसे लोगों की जिंदगी बचाने के लिए वो सरकार की क्या मदद कर सकते हैं। इस पर वो अपनी राय सरकार के सामने रखें, क्योंकि अभी भी कई जिंदगियां चट्टानों के नीचे दबी हुई हैं, जिसे बचाना बेहद जरूरी है। सियासत तो बाद में भी की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। मौत का खनन क्यों? सवालों का पहाड़ जवाब क्या? आइए जानते हैं। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे पैनल से आपको मिलवाए। बेहद शानदार पैनल है। इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर सुभाष सप्रा हैं, पर्यावरणविद हैं आप। प्रोफेसर साहब बहुत स्वागत है। अमित नेहरा है, वरिष्ठ पत्रकार। अमित जी बहुत स्वागत करती हूँ। नमस्कार सर। सुदेश कटारिया है, प्रवक्ता बीजेपी। कटारिया साहब आपका भी स्वागत है। और बजरंग गर्ग हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता कांग्रेस। आप सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। एक एक करके सभी के पास आऊंगी। शुरुआत सुदेश कटारिया जी आपसे कर लेती हूँ। किसके कारण गई लोगों की जान? देखिए अनामिका जी, यह एक्सीडेंट था। जिस प्रकार से खनन माफिया कांग्रेस के कार्यकाल में हावी थे। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं, जो डाडम का जो हिस्सा है, भिवानी एक बड़ी एक माइन का नाम डाडम है। डाडम एक हिस्सा है, उसमें कांग्रेस और इनेलो के कार्यकाल में एक खनन माफिया का खेल चलता था। उसमें सारी माइनिंग प्राइवेट ठेकेदारों को दी जाती थी और ऑक्शन करके नहीं, ऐसे ही दे दी जाती थी। ओम प्रकाश चौटाला के कार्यकाल में तो खुद वही लोग चलाने वाले थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल की मैं बात करूं तो आदि अब उनके समय में सारी की सारी माइनिंग डाडम और खनन उसको प्राइवेट ठेकेदार चलाते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हमने उसके दो हिस्से किए। एक हिस्सा एचएसआईडीसी की देखरेख में और एक हिस्से की हमने ऑक्शन किए। और वो भी 2017 से एनजीटी के डायरेक्शन के बाद बंद था। 2019 में वो चालू हुआ है। 2 साल बाद एक काम चालू होने के बाद इस प्रकार के एक्सीडेंट हमारे सामने आया तो मैं उसके प्रति गहरा संवेदना प्रकट करता हूँ, गहरा दुख प्रकट करता हूँ। हमें भी दुख है इस बात का कि वो एक्सीडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए और हम जांच करवा रहे हैं। आर यू श्योर कि ये एक्सीडेंट था? और अगर आप इतने ही श्योर हैं कि ये महज एक हादसा है तो फिर सर जांच आप बिठा रहे हैं, उसको क्या समझे? फिर उसको निष्पक्षता के साथ, पारदर्शिता के साथ पूरा करेंगे, इस बात की क्या गारंटी? आप तो पहले ही श्योर हैं कि ये एक हादसा है। मैं बता रहा हूँ इससे पूर्व के कार्यकाल में 10 साल में किस प्रकार से खनन चली और किस प्रकार से गहरी खुदाई हुई। मैं ये आंकड़ा बताता हूँ, मैं नहीं बताता हूँ, ये आंकड़े बताते हैं कि उनके 10 साल के कार्यकाल में खनन से कितना राजस्व हरियाणा सरकार को मिला और हमारे 7 साल के कार्यकाल में कितना मिला। इससे क्लियर आपको हो जाएगा। उनके 10 साल के कार्यकाल में 1267 करोड़ रुपए का राजस्व खनन के माध्यम से मिला है और हमारे 7 साल के कार्यकाल में 4378 करोड़ का राजस्व सरकार को मिला है। इस बात से क्लियर कट आपको पता चल जाएगा। मैं बता रहा हूँ, मैं सुन रही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही, आप ही से पूछ रही हूँ। रुकिए ना, आप कुछ कह रहे हैं तो मेरा सवाल भी तो पैदा होगा ना। वहाँ पे पैदा हो गया है तो आप तक पहुंचा देती हूँ। सवाल है सर, आप राजस्व का जिक्र कर रहे हैं, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ या इत्तेफाक रखती हूँ, मैं इनकार नहीं करती। लेकिन जिस कार्यकाल को और जिन के कार्यकाल को आप गिना रहे हैं, ठीक है, जांच में तो वो भी आएगा ना कि कब से चल रहा था यहाँ पर। क्या आप ये अश्योर कर सकते हैं प्रदेश की आवाम को कि आपके इन दोनों कार्यकाल में, अभी जो कार्यकाल चल रहा है और इससे पहले जो कार्यकाल आप लोग बिता चुके हैं, अवैध खनन नहीं हुआ यहाँ पर? ये भी जांच के दायरे में आएगा? बिल्कुल। मैं बता रहा हूँ, 7 साल के कार्यकाल में जो खनन से संबंधित किसी प्रकार की कोई जांच में दोषी पाया गया, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति हो, चाहे कितने से कितना ही बड़ा कोई अधिकारी हो, बहुत बढ़िया, उसको जांच में शामिल किया जाएगा, उसको दोषी करार देके उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। करना पड़ेगा, ठीक है। मैं प्रदेश के नेता से एश्योर करता हूँ। ठीक है, बहुत बड़ी बात आपने कही है सर, और ये हम उम्मीद भी आपसे यही रख रहे थे। बजरंग दी, बजरंग दास जी जल्दी बोलिए, इतना साइलेंट नहीं छोड़ सकते। माइनिंग के अंदर ऐसी है, डाडम माइनिंग के अंदर जो भी हादसा हुआ जिसके अंदर कई मजदूरों की जान चली गई, 5 मजदूरों की जान चली गई, ये एक बड़ा दुखदायी घटना है। सबसे पहले मैं दुख प्रकट करता हूँ। और दूसरी बात, ये सरकार के चहेतों द्वारा जो माइनिंग घोटाला लगातार चल रहा है, ये बार बार हमारे कटारिया साहब बोल रहे थे
कि भाई हमने तो कुछ किया नहीं, हमारे तो अपनी पास जांच करवा रहे हैं। आप हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच करवा लो, दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। और मैं दावे के साथ कहता हूँ जो कमेटी ये माइनिंग है, ये विधानसभा के अंदर ये मुद्दा कई बार उठ चुका। सुरेश कटारिया ने ये नहीं कहा कि एक सेकंड रुकिए बजरंग जी, प्लीज रुकिए, नहीं रुकिए, आप ही बोलिएगा, मैं कहीं नहीं जा रही, रुकिए। सुरेश कटारिया ने ये नहीं कहा कि हमने कुछ किया नहीं। उन्होंने जिन जिन का नाम गिनाया उनके साथ कह रहे हैं कि हमारे 7 साल के कार्यकाल में भी अगर कहीं लापरवाही या कोई गलती हुई है तो हम उनको बख्शेंगे नहीं, चाहे वो भाजपा ही क्यों ना हो। उन्होंने ये भी कहा। अब आप आगे बोलिए। मैडम सुनिए, मैडम जी कहने के हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते, खुलेआम सारी दुनिया को पता है। 7 साल के अंदर माइनिंग घोटाला, अरबों रुपए का, करोड़ों का नहीं, अरबों रुपए घोटाला चल रहा है। और मैं मैडम जी मेरी बात, एक मिनट की बात का इंतजार कीजिए। सवाल सुनिए, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं। हमें जांच चाहिए, हमें दोषियों को सजा चाहिए। आप उस पर बोल रहे हैं, पहले सुनिए। क्या जवाब दे दोगे? हरियाणा लूट लिया आपने, क्या जवाब दे दोगे? माइनिंग का खेल 7 साल से चल रहा है। जब कोरोना माइनिंग पे आइए। मेरी मैडम जी माइनिंग की बात कर रहा हूँ, आप मेरे को बोलने देते नहीं। पिछली बहस के अंदर बोलने नहीं दिया। आप मेरी 2 मिनट सुन लो शांति से, और उसके बाद कटाई साहब से जवाब दे लेना। मैं कोरोना महामारी के अंदर लोग मर रहे थे, कोरोना महामारी में तकलीफ, ये सरकार के चेते, सरकार का गैंग पूरी एक चैन माइनिंग घोटाले के अंदर लगी हुई थी। दावे के साथ कहता हूँ, जो माइनिंग घोटाला हुआ 30 करोड़ रुपए ग्राम पंचायत, मैं आज खुद मौके पे जाकर आया हूँ। मैडम जी आज मैं खुद मौके पे जाकर आया हूँ। डाडम का काम वारदात हादसा हुआ है, वहां मौके पे जाके मैं 2 घंटे वहां रुका हूँ। तो शाम के अंदर मैंने मीटिंग की है, प्रेस वार्ता की है, और मैं सारी फोटो भेज सकता हूँ किस प्रकार लोग वहां के रो रहे थे। ये क्या है, एक प्रदूषण की आड़ के अंदर पहाड़ बंद कर दिए गए, क्रेशर बंद कर दिए गए। क्या किया, सरकारी तौर पे बंद कर दिए, इनडायरेक्ट काम सारा चालू था। पूरा खेल जो 15 रुपए का, 14 रुपए का जो क्रेशर आता है, 40 रुपए प्रति फुट इन्होंने बेचने का काम किया। सारा प्रदेश को लूटने का काम किया। गरीब आदमी कैसे मकान बना लेगा? जो लाखों मजदूर वहां काम कर रहे हैं, हजारों दुकानदार काम कर रहे हैं, 70-80 गांव जो पहाड़ के कारण जो व्यापार मतलब उनका रोजी रोटी चलता है, हजारों ट्रक चलते हैं, पेट्रोल पंप चल रहे हैं। जब ये पहाड़ बंद कर देंगे प्रदूषण की आड़ के अंदर, मेरी सरकार से मांग है भिवानी जिला को एनसीआर से बाहर किया जाए और तुरंत प्रभाव से इसकी अधिसूचना जारी की जाए। और जहां तक की आपने जो आरोप लगाए कि सरकारी तौर पर तो बंद कर दिया, पीछे गोरख धंधा चलता रहा और इनकी शह पर चलता रहा, इसके पीछे आधार क्या है? आधार खुलेआम पहाड़ टूटते रहे हैं, इन्होंने 10-10 फुट खड्डे खोद दिए। आप ये बताइए, पहाड़ बंद था, पत्थर कहां से आ गया? और उसकी पिसाई जब प्रेशर बंद था, क्रेशर जो बंद कर दिया आपने, उस पत्थर की पिसाई कैसे हुई? मार्केट में माल कैसे बिका? 15 रुपए फुट का माल 40 रुपए फुट माल के किसने बैग में बेचा? आप देखिए पंजाब के अंदर वही रेट 7 रुपए रेट। खनन माफिया को बंद करके सरकार ने क्या फैसला लिया? 7 रुपए रेट निर्धारित कर दिया। 7 रुपए फुट से ज्यादा माल कोई बेचेगा नहीं। यहां 40 रुपए फुट के अंदर ले रहे हम। आप इतना बड़ा जुल्म हो सकता है? 38 रुपए हम रोड़ी ले रहे हैं। आप देखिए महंगाई का आप हालत देखिए। ये एक छोटा मोटा घोटाला नहीं, ये करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला है। ये पहला खेल नहीं, कितना लंबा खेल, बड़ी लंबी चैन इन्होंने चलाई हुई है। नीचे से ऊपर मामला पूरा भ्रष्टाचार का है। सरकार के चेते खुले आम लगे हुए हैं। 3 दिन आज हो गए। मैडम जी आप पूछिए खनन मंत्री कहाँ है? क्यों नहीं वहां जहां वारदात हादसा हुआ वहां नहीं जाना चाहिए था? मुख्यमंत्री नहीं जाना चाहिए था? मुख्यमंत्री जी और वो अपने मूलचंद शर्मा जी वो फरीदाबाद में पार्क का उद्घाटन कर रहे हैं। यहाँ आदमी मर रहे हैं। ये नया साल
परिवार बना रहे हैं। वहां जाके जो पीड़ित परिवार थे उनसे मिलते, उनको मुआवजा देते, उनका दुख दर्द बांटते, कोई मतलब नहीं। ना खनन मंत्री मूलचंद शर्मा वहां गया, ना हरियाणा का मुख्यमंत्री गया। मुख्यमंत्री जी आज देखा था हेलीकॉप्टर में कुरुक्षेत्र में कहीं और किसी के बैठने के लिए जा रहे हैं, मगर उनको ये नहीं दिखा भाई हाँ ये भी हमारा परिवार है, मजदूर हमारे भाई है, ये खेसा वाले हमारे भाई है, उनके भी हम दुख में शामिल हो, उनको मुआवजा दे, उनकी तकलीफ दूर करे या उनको सहायता दे। मतलब नहीं, क्योंकि इन्हें पता है दूध का रखवाला बिल्ला छोड़ दे, दूध नहीं बचता। मैं दावे के साथ कहता हूं, आपके चैनल के अंदर कहता हूं, पूरी तरह से इस सरकार के अंदर भ्रष्टाचार, खनन मामला बहुत लंबा चैन है। हाई कोर्ट के जज से आप इसकी 7 साल की जांच करा लो, 20 साल की जांच करा लो। मैं कहता हूं जांच के अंदर पता लग गया दूध का दूध ये कोई बात हो, इंक्वायरी बिठाएंगे, अपनी खुद की कमेटी बिठा ली। 2 मेहमान और इंतजार करें, मैं एक बार फिर आ जाऊंगी। अमित जी, मौत का खनन आपको भी दिख रहा है क्या? सवालों का पहाड़ है सर, इसलिए पूछना पड़ रहा है। आपको तोशाम हादसे का जिम्मेदार कौन जान पड़ता है? देखिए अनामिका, इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही बराबर के भागीदार हैं। हम ये नहीं कह सकते कि एक ही दिन में ये हादसा हुआ है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि जो सरकार सत्ता में होती है तो उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, जवाबदेही भी। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि 27 दिसंबर 2021 को यानी 5-6 दिन पहले डाडम गांव के लोगों ने एसडीएम लोहारू को एक ज्ञापन दिया था, जिसमें सभी जो गांव के जाने माने व्यक्ति थे उनके हस्ताक्षर हैं कि यहाँ पे अवैध खनन हो रहा है। उस समय प्रतिबंध था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद तो विधिवत रूप से प्रतिबंध हट गया, लेकिन उस ज्ञापन पे कोई कार्रवाई नहीं कीजिएगा। ये पहली बात। दूसरी आप बोलिए जी, ये ऑफिशियल है, लेटर दे सकता हूं मैं, मेरे पास लेटर भी है। तो दूसरी बात क्या है कि जो भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद हैं, बीजेपी के सांसद है धर्मवीर सिंह, वो भी सरेआम उन्होंने कहा है कि यहाँ पे अवैध खनन हो रहा था। यानी पिछली सरकार की बात नहीं कह रहे, वो कह रहे कि अब हो रहा था वो। तो ये इस तरह की जो चीजें हैं, तो उसमें सरकार अपनी जिम्मेवारी से बच नहीं सकती वहां पे। ठीक है, अगर पहले बहुत ज्यादा अवैध खनन हुआ है तो फिर पट्टे जारी क्यों किए? ठीक है ना, बंद कर देते उनको। वहां पे 250-300 फीट तक नीचे खुदाई हुई है। तो ये सारी चीजें हैं। और बात मैं वो ही कह रहा हूं कि फिर दोबारा वापस आते हैं कि इसमें विपक्ष भी उतना ही जिम्मेदार है। ठीक है ना, अगर हरियाणा में, मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा आपका 5-7 मिनट, ताकि सभी दर्शकों को समझ में आ जाए। हरियाणा में अगर खनन की बात की जाए तो 2 तरह का खनन है हरियाणा में। एक तो है पहाड़ों का खनन और दूसरा है यमुना सैंड का खनन, जिसको जमुना रेत बोलते हैं आम भाषा में। तो इसका ही है मेन। बाकी यहाँ पे कोई और जो महंगी धातुएं होती है ना, मिनरल्स, वो नहीं है। यहाँ पे पहाड़ है या रेत है। और ये सब जो खेल शुरू हुआ हरियाणा में अवैध खनन का, इन दोनों चीजों का, ये मोटा मोटी आप ये लगा लीजिए कि 1990 के बाद से शुरू हुआ है। क्योंकि यहाँ पे औद्योगिकरण ने गति पकड़ी, भवन निर्माण शुरू हुए, बहुत बड़े पैमाने पर शुरू हुए। तो 1990 में यहाँ पे अवैध खनन साथ साथ शुरू हो गया था। ठीक है ना। और सबसे पहले फरीदाबाद में अवैध खनन शुरू हुआ, वैध भी था अवैध भी था, सरकार ने अपने चहेतों को पट्टे दिए। ठीक है ना। और उसके बाद फिर गुड़गांव आ गया, गुड़गांव में शुरू हुआ। फिर जैसे खानक था, खानक में खनन शुरू हुआ, वहां पे वैध भी था अवैध भी था। जब खानक बंद हो गया तो फिर डाडम में चला गया। तो ये तो है छोटा सा खनन का इतिहास। अब बात ही आती है कि इसके बाद कौन सा फेस आया। उसके बाद फेस आया 2002-3 का। सुप्रीम कोर्ट ने एमसी मेहता, जो बहुत बड़े एक पर्यावरणविद हैं, उनकी याचिका के चलते आदेश दिया कि पूरी अरावली जो है इसमें खनन बंद कर दिया जाए। तो खनन पूरी तरह से बंद हो गया था। तो अचानक क्या हुआ, बंद होने से जो
रोडी क्रैशर जो था उसके दाम अचानक आसमान छू गए। उस टाइम आप ये मान के चले कि 6-7 रुपए पर स्क्वायर फीट था, घन फीट जिसको बोलते हैं, रोडी बजरी का भाव वो अचानक 20-25 रुपए चला गया। और फिर आज हालात ये है कि वो 40 से 50 रुपए घन फीट के उससे बिक रहा है। उसमें देखिए, इसमें भी थोड़ा सा कोर्ट को देखना चाहिए था कि आप छोटे छोटे करके आप लंबे उसमें कर देते, लेकिन उससे क्या हुआ कि राजस्थान से आने लग गया, दूर दूर से पत्थर आने लग गया, उससे सड़क दुर्घटनाओं में भी वृद्धि हुई और अपना जो रेट भी बढ़े। रेट बढ़ने से क्या हुआ, आप ध्यान से समझिए ये खेल क्या हुआ। भाई सुप्रीम कोर्ट ने खनन बंद कर दिया, लेकिन सरकारों की शय पे जगह जगह पे खनन माफिया हो रहा है। उन्होंने दरकिनार करके कोर्ट के आदेश को अपने लेवल पे पहाड़ खोदने शुरू कर दिए। असली खेल शुरू हुआ तब, और वो जारी रहा। तो उससे क्या हुआ कि जब चोरी होती है ना, तो उसमें नुकसान भी ज्यादा होता है। आप बात समझिए, आप अगर वैध रूप से कोई चीज करेंगे, सलीके से करेंगे, तरीके से करेंगे, डर के नहीं करेंगे, तो आप उसमें प्रॉपर जो गाइडलाइन है वो भी फॉलो करेंगे। जहां पे खुदाई हो चुकी वहां पे पेड़ भी लगाएंगे, जो आपने जो प्रोटोकॉल बताया था कि क्या क्या होना चाहिए वो सारी चीज फॉलो करेंगे। लेकिन जिसको चोरी करनी हो तो फटाफट अपना जितना भी दांव लगाओ अपना किया और चलता बना वहां से। तो उससे क्या होता है कि दुर्घटनाएं बढ़ती हैं, बहुत सारी चीजें होती है, रेवेन्यू का भी लॉस होता है। अब देखिए, अब कांग्रेसी जो साथी हैं वो कह रहे हैं कि बाकी राज्यों में 7 रुपए स्क्वायर फीट जो घन फीट है वहां बिक रहा है, तो यहाँ क्यों नहीं बिक सकता। तो ये सवाल उनसे भी है कि उनके कार्यकाल में 7 रुपए था क्या? ठीक है ना भाई, उनके कार्यकाल में भी नहीं था। रेट तो उस टाइम भी महंगा था। अगर ये आज कह सकते तो उस टाइम इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया ये चीज? अमित नेहरा जी, तो, प्लीज आज 7 रुपए, आज का रेट 7 रुपए है। आज का पंजाब के अंदर पता कर लो आप। तो 2004 से लेके, यानी 2005 से लेके 2014 तक रेट यहां पे कितना रहा था साहब हरियाणा में? 7 रुपए 8 रुपए हरियाणा में। हाँ जी, सरकार बता रहा हूँ आपको। नहीं, गलत कह रहे हैं आपको बात। अमित सुनो, यहाँ से अमित जी आपको मैं आपको बिलिंग दिखा दूंगा, और आपको मैं बिलिंग दिखा सकता हूं। और आपको ये मैं 7 रुपए जो रेट बता रहा हूं मैं आपको, पंजाब में हाल ही में 2 महीने पहले मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया 7 रुपए आपके सामने। ऐसा बजरंग जी, मैं 2014 की बिलिंग की बात कर रहा हूं। मैं आगे से डिबेट में आना छोड़ दूंगा अगर 7 रुपए की बिलिंग दिखा देंगे 2014 में हरियाणा की। आप मुद्दे पे आइए ना। मतलब किसकी बिलिंग कम थी, किसने कम कीमत पर उपलब्ध कराया, किसने ज्यादा कीमत पर उपलब्ध कराया? बजरंग दास जी, क्या हम ये यहाँ पर जाने के लिए बैठे हैं? 5 लाशें उठी है वहां से। कितनी जिंदगियां नीचे अभी सांस ले रही है या नहीं ले रही है हमें नहीं पता। बहस कर रहे और कितने लोग अगले सवाल कर रहे हैं। नहीं मैडम, ये देखो आप इतनी जोर से मत बोलो, इतनी जोर से बोलने की जरूरत नहीं है। आप पूछिए, जब अगले सवाल कर रहे हैं क्यों नहीं जरूरत है? लोग मरते हैं तो मरने दिया जाए, क्या क्यों नहीं जरूरत है? क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल जरूरत है। नेहरा जी पूछ रहे हैं, बात कर रहे हैं सर, प्लीज सर, मुद्दे पे रहिए ना, प्लीज सर, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मुद्दे की बात कर रहे हैं, की बात कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, वो सबकी बात कर रहे हैं, आप ही को क्यों चुभा सर? वो सबकी बात कर रहे हैं, आप ही को क्यों चुभा सर? उन्होंने सुदेश कटारिया से ये तक पूछा कि जब आप और आरएलडी दोषी थे तो इन्होंने पट्टा क्यों दिया? उनको जब पता था कि गलत काम हुआ है तो इन्होंने पट्टा क्यों दिया? आप ही सवाल करे जाओ, आप ही जवाब करे जाओ। बजरंग दास जी, बात सुनो मैडम जी, आप बोलेंगे वही नहीं चलेगा, ट्रैक पर तो रहना पड़ेगा। आप शांति रखो, आप शांति रखिए, आप शांति रखिए। मेरा चुभने की बात, चुभने की बात नहीं है। नेहरा जी मेरे साथी है, मेरे मित्र है नेहरा जी, कोई चुभने की बात नहीं है। मैंने तो सिर्फ पंजाब की बात बताई है। पंजाब में हाल ही में ये यहाँ पर समझाने बुझाने का डिबेट का काम नहीं है। एक मिनट अमित जी, बात पूरी हो गई। एक मिनट अनामिका, एक मिनट और लूंगा। एक मिनट बोलिए सर, बोलिए। पहला तो ये है कि
सभी साथी संयम बनाए रखें। देखिए इसमें कोई गुस्से वाली बात नहीं है, ठीक है भाई, चीजें जो हैं वो धरातल पे दिखती हैं सभी पे। अब बात ये है कि अवैध खनन तो है, पिछली बार भी हुआ था। वेदपाल तंवर हैं, वेदू हैं, उनका नाम उछला था कांग्रेस के टाइम, और जो पिछला टेन्योर बीजेपी का रहा था उसमें तो सीधे एक मंत्री पे ही उंगलियां उठ गई थी। 5,000 करोड़ का आया था, 5500 करोड़ रुपए का आया था, उनपे एक आरोप आया था कि उनकी कंपनियों ने किया है वहां से गोलमाल इतना। काफी सारी शिकायतबाजी भी हुई, उसके बाद भी रुकी नहीं है वो चीजें। अब बात आ रही है कि विपक्षी दल भी ये कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, हाई कोर्ट के सीटिंग जज की उससे जांच होनी चाहिए। लेकिन इन जांचों से निकलता क्या है, थोड़ा सा ये भी मेरे को समझाएं कोई ज्ञानवान आदमी अगर यहाँ पे है। आपको पता होगा बस्ताड़ा तोल पे करनाल जब करनाल जो किसान आंदोलन था, तो करनाल में जो बस्ताड़ा टोल पे एक एसडीएम ने अवैध रूप से जो लाठीचार्ज का आदेश दिया था, तो उसमें ये हुआ था तय कि 1 महीने में उनकी जांच होगी। रिटायर्ड जो जज हैं, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज, वो 1 महीने में रिपोर्ट सबमिट करेंगे। लेकिन ना तो रिपोर्ट का आता पता है, ना उनका पता है कि एसडीएम कहाँ पे हैं। तो ये चीजें क्या है कि ये एक फुट लाइन करने की बात है, लाइन से हटाने की बात है। 28 दिसंबर को एसडीएम को लिखे एक पत्र का जिक्र किया कि गांव वालों ने बताया था एसडीएम को, बकायदा लिख कर एक चिट्ठी के जरिए खत लिखा था कि अवैध खनन हो रहा है। वो पत्र है आपके पास सर? और ये लोहारू एसडीएम का जिक्र कर रहे थे आप? जी ठीक है, हमारी टीम से रिक्वेस्ट है, ये गुजारिश है, कोशिश करिए अगर लोहारू एसडीएम को कॉल मिला सके और वो हमें फोन लाइन के जरिए मिल सके तो। मैं माफी चाहूंगी प्रोफेसर साहब, मैं आप ही की बारी है, लेकिन अभी मैं आपके पास ना आकर, चूंकि सवाल ढेरों इकट्ठे हो गए हैं, तो जरा कटारिया साहब से जवाब ले ले, फिर मैं आपके पास आ जाती हूँ। सुदेश जी, दोनों को जवाब दीजिए, बजरंग दास जी को भी, और अमित नेहरा ने एक एक सवाल उठाए हैं, एक एक सवाल का जवाब। सबसे पहले तो मैं अनामिका जी बताना चाहता हूँ, जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने बात की वो तथ्यात्मक नहीं की, एकदम नफाजी थी, उसमें कोई तथ्यात्मक बात, कोई टेक्निकल ही नहीं। अगर कोई टेक्निकल बात होती मैं बिल्कुल जवाब देता। अमित नेहरा जी ने, हमारे वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत अच्छी बात कही, और जो इन्होंने एसडीएम का जिक्र किया, मैं इनकी बात पर मोहर लगाता हूँ। उन्होंने एक पंचायत ने शिकायत दी थी, वो मेरे नॉलेज में है। पंचायत की शिकायत के बाद एसडीएम मौके पर गया और ड्रोन के माध्यम से वहां पर वेरिफिकेशन कराई गई। वहां अवैध खनन उस समय नहीं पाया गया। उसके बाद सीसीटीवी कैमरा भी लगाए गए। मैं इनकी बात पर मोहर लगाती हूँ, जिसकी जानकारी मुझे थी, और पूरी जांच हुई, जांच में इस प्रकार का अवैध खनन नहीं पाया गया। अगर इसमें सबसे ज्यादा दोषी है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में जो अवैध खनन माफिया थे वो दोषी है, क्योंकि उस समय के कार्यकाल में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय में ऑक्शन नहीं होती थी, अपने चहेतों को दे दी जाती थी। मैं करनाल में बात करता हूँ, एक मंगलोरा माइन है, मंगलोरा माइन विनोद शर्मा जी को ऐसे ही दे दी बिना ऑक्शन के, भाई तू चला, और उसके बाद वहां पर इतना बड़ा विवाद हुआ, गोलियां चली और 2 लोग मारे गए। आज ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूं मैं, मंगलोरा पूछ लीजिए, करनाल में मंगलोरा पड़ता है। 2 नंबर की खनन अवैध खनन माफियों ने चलाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा के संरक्षण में, और वहां 2 लोगों की जान गई। वो एक्सीडेंट नहीं था, वो था इनका नतीजा। और आज भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल का यह नतीजा है। उस समय अवैध खनन माफियों ने इस प्रकार की हालात डाडम और खाना की कर दी थी, आज चलाने लायक नहीं है। मैं इस बात को मानता हूं, कहीं कहीं जहर लग गए, लेकिन ये कांग्रेस के कार्यकाल में। अगर आज के दिन किस प्रकार की कोई अनियमितता हुई है, सबसे पहले हमारे कार्यकाल आने के बाद हमने एक सिस्टम व्यवस्था परिवर्तन किया। वो मुझे जरा समझा दीजिए। समय था, मैं बताता हूँ, पहले आधी HSIDC को, आधी HSIDC को, और आधी प्राइवेट हमने ठेकेदार को दी, और प्राइवेट ठेकेदार को ऑप्शन के माध्यम से दिला के अपने सहायतों को दी। उसकी ऑनलाइन बनाए होंगे ना सर? हाँ बिल्कुल बनाए थे। हाँ नहीं, 2017 प्लीज रुकिए, मेरी बात तो पूरा होने दीजिए सर, मुझे कोई बोलने नहीं दे रहा, मेरी बात पूरी होने दीजिए ना। आपने आधा बांटा, आप कह रहे हैं आप एक नया क्राइटेरिया लेकर आए, आपने नए नियम बना दिए, कुछ मानदंड होंगे। जब आपने आधा बांटा तब आपको पता था कि किस तरह से पहाड़ को तब तक काटा गया है, क्योंकि 60 डिग्री और 90 डिग्री का भी एंगल है, जो प्रोफेसर साहब बहुत अच्छे से समझाएंगे। 60 डिग्री के एंगल में ही काटा जा सकता था, और यहाँ 90 डिग्री का कट लगा हुआ है क्या, ये भी आपको देखना है, जांच जो आप करेंगे उसमें, क्योंकि आशंका यही है कि इसी वजह से गिर गया वो पहाड़।
यही जांच का विषय है ना। ये नहीं, आपको ये पता था? नहीं जब आपने बांटा, अब आप जांच करेंगे, ये आप जांच करेंगे ना जो क्राइटेरिया मैं बता रहा हूँ, प्रशासन जांच कर रहा है, प्रशासन जांच कर रहा है। प्लीज सर, दर्शक समझ रहे हैं आपकी बात को, मेरे सवाल को समझिए। अनामिका भी मेरी बात को पूरी जब आपने आधा बांटा, तब आपने ग्राउंड जीरो पर क्या देखा? वहां और खनन हो सकता था? बिल्कुल अच्छी जगह हो सकता था खनन की, नहीं वो बताइए। जहां गहरा गड्ढा था, जहां गहरा गड्ढा ऑलरेडी था, वहां पर नहीं हो सकता था। वो SSIDC के एरिया में आता था। मैं उसी बात पर आ रहा हूँ। ये SIT इसी बात की बनी है, इसी बात की प्रशासनिक जांच हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, प्रोफेसर साहब आधा घंटा का डिबेट निकल गया, कुछ नहीं बोले। अगर इनके पास कोई तथ्यात्मक की बात है, और सबसे जीता जागता उदाहरण मैं अनामिका जी आपको बता दूं, एक 10 साल के कार्यकाल में 1267 करोड़ रुपए के खनन के आए थे, जो राजस्व सरकार को आया था। और हमारे 7 साल के कार्यकाल में मैं आज बात करूंगी, मैं कहा चूक हुई उस पर बात करूंगी, राजस्व पर नहीं करूंगी। सर माफी दे दीजिए प्लीज सर। नहीं प्रभु, मुझे राजस्व पर बात प्रोफेसर साहब, मैं डिनाई नहीं कर रही, लेकिन मेरे पास इतना वक्त नहीं है, लोगों की जानकारी है, कितने लोग बचे नहीं पता हमें। किस प्रकार का व्यवस्था परिवर्तन किया है, प्रदेश की जनता को पता होना चाहिए। बता दिया अगर इसके पीछे किसी का हाथ है, आपने बता दिया ना व्यवस्था परिवर्तन, लेकिन फिर भी क्या हुआ? मौत का पहाड़ गिरा, उसके बाद भी हुआ, नहीं रोका जा सका। हालांकि आप कह रहे हैं कि SIT गठित किया, जांच होगा। मैं SIT वाले बात पे बाद में आऊंगी, क्योंकि बजरंग जी तो हाईकोर्ट और किरण चौधरी का भी बयान आपने सुना होगा। आपके जो विपक्षी हैं वो बार बार कह रहे हैं कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराइए। मैं इस पर बाद में आऊंगी। प्रोफेसर साहब, जो सवाल पूछे गए हैं इस वक्त सुदेश कटारिया से, सरकार से, उसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? सबसे पहले नया साल, जहां पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड जहां पे खुशियां मना रहा हो, और हमारे इंडिया में 2 बड़े हादसे हो जाएं, एक जम्मू माता वैष्णो देवी के मंदिर में और दूसरा भिवानी में, नए साल पर काल, नए साल के पहले दिन। और जहां डिबेट देखते हैं, वहां पे वही बातें होती हैं, पक्ष विपक्ष, आरोप प्रत्यारोप। अभी बीजेपी के साथी कह रहे हैं जी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने तो ऐसे किया था 7 साल पहले, जब उनकी गवर्नमेंट थी, 10 साल रही। आज हुड्डा को गए हुए 7 साल हो गए। आज जो हादसा हुआ है, आज जिम्मेवारी किसकी है? आज जिम्मेवारी सिर्फ सरकार की होती है। प्रदूषण के मामले में पिछले 2 महीने से वो बंद था सारा, ये जो है जो खनन जो था, सुप्रीम कोर्ट भी टाइम टू टाइम इस पे निर्देश देती रही है। बट जब इन्होंने ये अभी पीछे 4-5 दिन पहले जब उसकी अनुमति दी, उसके बाद इन्होंने, चाहे वो कंपनी है, गोवर्धन कंपनी है, या उसके जो ठेकेदार हैं, उन्होंने ये सारे जल्दी से स्टेप उठाया है। वही अभी गर्ग साहब बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे निर्माण 2 महीने से तो सब बंद था एकदम ही, निर्माण सामग्री थी नहीं, जल्दी से जल्दी कैसे माल निकाला जाए, और ये सारा तभी हुआ है ये। अब अभी बिल्कुल सारा न्यूज में भी चल रहा है, थोड़ा सा हम पढ़ रहे हैं, और थोड़ी सी बातें आगे निकल के भी आ रही हैं। भाई वहां पे जो खनन जो होता है वो 60 डिग्री पे होता है, और वहां पे 90 डिग्री मीन पूरी वाल को ही काट दिया गया। उधर से जो गहराई है 400 फीट नीचे कर दी गई, जो कि 8-10 होती है। तो ये सारी बातें सामने आएंगी। जहां तक जांच है, जांच तो वैसे ही चलती रहती है, थोड़ा सा ठंडे बस्ते में डल जाएगी। हम बैठे ना यहाँ पे, आप तो बैठे, आप बैठे 2 दिन में, 10 दिन में, महीने में, हम भी देखते हैं, समझदार हैं कैसे जांच होती है और कैसे पड़ताल होती है और किसकी जिम्मेवारी होती है। अब ठेकेदार को ये नहीं पता भाई वहां पे कितने मजदूर, कौन सा मजदूर, और वहां पे जो रजिस्टर है उसमें रजिस्टर्स में एंट्री भी नहीं है। क्यों? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट क्या कहता है? वो यही कहता है क्या? हाँ जी, ये जिम्मेवारी जो वहां का जो संबंधित विभाग है, लापरवाही हर तौर बरती थी। 100% बिल्कुल लापरवाही निकलेगी। आई एम नॉट ए पॉलिटिशियन, मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा। ये सब हुआ लापरवाही से हुआ है, ठीक है। वो किस तरह से वहां पे कटाई की है, या कुछ ये भी है जी, बारिश हुई थी और बारिश के टाइम उसको वहां जायजा ही नहीं लिया भाई किस तरह का खनन होना चाहिए। ये सारे टेक्निकल इश्यूज होते हैं। अब कंपनी कहां सोचेगी? दे आर बिजनेसमैन, उनको पता है हमें मटेरियल निकालना है, और अवैध खनन तो होता ही है, हमेशा ही होता है। अब उसकी जिम्मेवारी किसकी बनेगी? वो जिम्मेवारी सिर्फ गवर्नमेंट की रहेगी। हम विपक्ष को नहीं बोलेंगे, आज गवर्नमेंट को भी हुए 7 साल हो गए हैं। हाँ जी, जहां भी जिसकी लापरवाही हुई है उसके विरुद्ध तुरंत सख्त से सख्त
जो है ना कार्रवाई हो और उनके लिए मुआवजा भी होना चाहिए। अब कंपनीज ने तो 10 लाख का मुआवजा कर दिया या घायलों को जो है 2 लाख का मुआवजा दिया है, बट गवर्नमेंट भी सोचे, सीएम साहब सोचे, मजदूर हैं बेचारे, गरीब मजदूर हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे उसमें हैं, लड़के लड़कियां हैं। और एक का हम वो भालोड़ के जो व्यक्ति देख रहे हैं, उसके मिसिस का भी ये थोड़े दिन पहले निधन हो गया है, उसके बच्चे हैं, वो क्या करेंगे? ये जिम्मेवारी गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। बिल्कुल खनन मंत्री वहां पे पहुंचे, सीएम साहब आदेश दें। इसका तो जवाब ही नहीं दिया सुदेश जी ने। सीएम साहब आदेश दें, वो गरीब हैं सरकार तो सरकार होती है, कम से कम। अब ठीक है, वहां पे एनडीआरएफ भी पहुंचा हुआ है, पुलिस भी पहुंची हुई है, आर्मी भी पहुंची हुई है, सभी पहुंचे हुए हैं। गवर्नमेंट जो बाद में जो उसका जो करती है, जो किस तरह से उसका बचाव हो, वो गवर्नमेंट कर रही है, ऐसी बात नहीं है। बट ये जो हादसा हुआ है, आगे कभी हादसा ना हो और इस पे मलम भी लगाए। ये जो जानने गई हैं, उसके लिए मुआवजे का भी प्रावधान गवर्नमेंट को तुरंत करना जवाब दीजिए जल्दी से, बजरंग जी के पास जाना है। बिल्कुल मानिका जी, 10-10 लाख रुपए हमने मृतक परिवार को दिए हैं, 2-2 लाख रुपए घायलों के लिए हमने अनुदान के रूप में उनको दिया है। उनकी क्षति जो हुई है उसको पूर्ति करना सरकार के हाथ में नहीं, हमारे हाथ में नहीं है। गहरी संवेदना प्रकट करता हूँ परिवार के नाते में बताया। 10 लाख दोबारा बोलो। हाँ, और 2-2 लाख रुपए घायलों को हमने उनके उपचार के लिए दिए हैं। और जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि भाई इस प्रकार की अनियमितता हुई है, अनियमितता बिल्कुल हुई है, अनियमितता के कारण दुर्घटना हुई है और इसी के लिए हमने एक कमेटी बनाई है और जांच कमेटी में हर स्तर के अधिकारी हैं। हमने एडीसी दिया है, डीएसपी दिया है, डीएफओ दिया है। अनियमितता क्यों होने दी? यह अनियमितता हुई क्यों? सवाल तो यही है ना जनाब। भाई अनियमितता हुई तभी तो कमेटी बैठाई ना, तभी तो जांच का विषय है। ये तो बिठाना ही था, नहीं वो तो बिठाना ही था आपको कमेटी। जांच तो आपको करना ही पड़ेगा। अनियमितता क्यों हुई आपके होते हुए? आपका दूसरा कार्यकाल है। आ रही हूँ बजरंग जी, 1 मिनट दे दीजिए, बस 1 मिनट दे दीजिए सर। देखो अनामिका जी, इंसिडेंट है, ये एक्सीडेंट है, ये कभी भी कहीं नहीं हो सकता है। एक्सीडेंट और इसके लिए एक्सीडेंट अभी तक एक्सीडेंट कभी भी हुआ एक्सीडेंट नहीं है। अभी जांच के बाद पता चलेगा कभी भी हुआ एक्सीडेंट नहीं है। मैंने बात की तो शाम एसडीएम से सर, उन्होंने भी जांच का जिक्र किया। रुक जाइए, कमेटी में कितने लोग हैं? सुदेश कटारिया आप सुनते क्यों नहीं है सर? प्लीज सुनिए ना जनाब, सुनिए, मुझे भी बोलने दीजिए ना, मुझे भी बोलने दीजिए प्लीज। तो शाम एसडीएम मनीष कुमार जी, डीएसपी जितेंद्र अहलावत जी, माइनिंग ऑफिसर भूपेंद्र सिंह जी, डीएसपी भिवानी, ये 6 अधिकारी। तो शाम एसडीएम से ही मेरी बात हुई है, उन्होंने मेरे को ये नाम पहले गिना दिया, मुझे कंठस्थ है जनाब, ठीक है। उन्होंने उनसे जब मैंने पूछा जांच कब तक चलेगी, पहला जवाब उनका ये था कि जब जांच हो जाएगी तो आपको बता देंगे। हमने कहा कोई तो टाइम पीरियड होगा कि इन दिनों के भीतर, इस समय के भीतर आपको जांच कर लेना। उन्होंने 2 दिन की बात कही, तो क्या 2 दिन के बाद जांच रिपोर्ट सामने आ जाएगी? पहली बात। दूसरी बात, मैंने कहा सर आप एसडीएम हैं, ऑन एयर गई ये बातें आप कहे तो हम क्लिप दिखा देंगे आपको। आप एसडीएम में प्रथम दृष्टि आपको क्या लगा, चूक हुई या एक हादसा? उन्होंने कहा कि देखकर तो चूक ही लग रहा है। अब आप मानेंगे? बिल्कुल देखकर नहीं लग रहा है। मैं कह रहा हूँ ये जांच का विषय, इसीलिए जांच कमेटी बैठाई है। इस प्रकार से जांच चल रही है और जांच होने के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कोई भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। वो प्रदेश की जनता के सामने आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता है। ये तो आपको करना पड़ेगा ना, अनियमितता क्यों हुई उसको आप कैसे इंश्योर करेंगे अपनी आवाम को कि आगे से ऐसा नहीं होगा? अनियमितता क्यों हुई? सवाल तो ये है। मैं बता रहा हूँ, जहां भी खनन हमने दी है, जहां ऑक्शन की है, ड्रोन के माध्यम से उसकी मॉनिटरिंग करवाई जाएगी। वहां के इलाका मजिस्ट्रेट को, एसडीएम को नियुक्त किया जाएगा। समय समय पर, महीने में 2 महीने में 3 पर ड्रोन के माध्यम से उनकी मॉनिटरिंग करवा के और ये सेफ्टी का नियम ना मैं दिखा भी रही हूँ, हम दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए, हम दिखा रहे हैं कि किन किन वक्त में कब कब वहां पर निरीक्षण जरूरी होता है, किन अधिकारियों को वहां पहुंचना होता है। आप कहिए तो पढ़ के सुना भी दूं। अगर ऐसा हो रहा होता तो मौत का ये पहाड़ नहीं गिरता, या आपको, कम से कम आपको जो सत्तासीन है, इस बात का अंदाजा होता। ये मानेंगे आप? कि मुझे, मैं बता रहा हूँ, अभी तो कहना मुश्किल है, लेकिन मुझे नहीं लगता है अनियमितता है और जांच के बाद पता चलेगा। बहुत है इस इंसिडेंट में। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक चल रहा है, 3 दिन होगा, अभी तक प्रशासन द्वारा जांच करवाई जा रही है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जांच के बाद बता। वो तो करना पड़ेगा ना सर, वो तो करना ही पड़ेगा। दूध का दूध और पानी का पानी भी करना पड़ेगा, एक्शन भी लेना पड़ेगा। बजरंग जी बोलिए। हाँ सर बोलिए बजरंग जी।
तथ्यात्मक बोले। मैडम जी, पहली बात तो 10 साल के कार्यकाल की बात करें और इस मामले पर सवाल तो सर पूछे जाएंगे। सुरेश जी सुन लीजिए ना, सवाल तो आप ही से पूछे जाएंगे। बार हमारे साथी जो करते, बोलिए आप, बोलिए बजरंग जी। बार मेरे साथी कटारी जी बोल रहे हैं कि इस मामले में हमने एसआईटी गठन कर दी, इसकी जांच हो जाएगी, इंक्वायरी कर रहे हैं। जब कोरोना के समय के अंदर रिश्तियां बैन थी और शराब जो है पुलिस की कस्टडी के अंदर शराब पड़ी और पूरी शराब के साथ गाड़ियां की गाड़ियां बेच दी गई, यहाँ तक कि करोड़ों रुपए की, अरबों की कटारी किसी बोलने करने लगते हो, किसी बोलने तो बोल लेना। बोलिए। कमाल, मैं तो अपनी रिकॉर्ड की बात दे रहा हूं। जब कोरोना के अंदर रजिस्ट्री बैन थी, करोड़ों अरबों रुपए की रजिस्ट्री कैसे होगी, उसकी एसआईटी गठन हुई। क्या किया आपने? जब शराब घोटाला हुआ उसकी एसआईटी गठन कर दी, किसको आपने कार्रवाई करी? और सुन लो, मैं बात दे रहा हूं आपको, जहां जिस माइनिंग का ठेका जिस फर्म को दे रखा है, आप चेक कर लेना, वह फर्म ब्लैक लिस्ट है। 30 करोड़ रुपए ग्राम पंचायत, मैं खुद ग्राम पंचायत से आज मिलकर आया हूं, जहां मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। आपका हरियाणा न्यूज चैनल का रिपोर्टर भी, आप तसल्ली कर लेना मैडम जी, वहां मौजूद था। और मैं जहां वारदात हुई, हादसा हुआ, वहां 2 घंटे में वहां लगा के आया हूं। वहां सारे सरकारी अधिकारी थे, उनसे मिलकर आया हूं। खनन के कई मालिक थे, उनसे मिलकर आया हूं। क्रेशर का जो हमारा एसओएस प्रधान है वो भी मेरे साथ था, व्यापार मंडल का प्रधान भी मेरे साथ थे, और गौशाला कई बड़े बड़ी जो हस्तियां वो मेरे साथ थी। मगर उन्होंने क्या असली मुद्दे पे लेकर आओ, जो ये फर्म थी, इस फर्म को आज भी सरकार का 70 करोड़ से ज्यादा मतलब रुपया सरकार का बाकी है। 30 करोड़ रुपए लगभग ग्राम पंचायत का बाकी है। एक ये फर्म जो ब्लैक लिस्ट हुई है उसको काम दे दिया। इसने क्या सिस्टम बनाया, जल्दबाजी में, बिल्कुल मैं प्रोफेसर साहब ने जो बात कही बिल्कुल सही बात कही। इनके दिमाग में क्या थी, रातों रात पहाड़ खोद लो और उसका पिसाई करके और माल बेचो। जो 14-15 रुपए का माल है वो 40-45 रुपए में बिकेगा, मान लो माल हो जाएंगे। ये मान नहीं रहे ना बजरंग जी, ये तो कह रहे हैं कि हमने ड्रोन से भी चेक कर लिया, वहाँ कोई खनन हो ही नहीं रहा था। ये तो ये कह रहे हैं, सुन ही रहे हैं आप, ये तो मान ही नहीं रहे मैडम। मैं धर्मवीर जी अपनी बात में नहीं, प्लीज सर, 4 गेस्ट हैं और 4 को बराबर का वक्त देना, प्लीज रुक जाइए, प्लीज। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता धर्मवीर जो उनके सांसद है, हाँ? जिसका ये हल्का पड़ता है, उसका मैंने खुद बयान एक बार नहीं सारे पेपरों में पढ़ा, नेशनल पेपर पर, टीवी में उसने बयान दिया। खनन घोटाला हो रहा था, मतलब 2 नंबर की माइनिंग चल रही थी, जिसके कारण घोटाला हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए। दोषी ये कांग्रेस नहीं है ना, कर लो, मैं काफी इन्होंने। हाँ ठीक है, अमित ने भारतीय जनता पार्टी का सीधे दूसरी बार सांसद बना है, कोई एक बार सांसद नहीं, दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर सांसद बना है। आपके साथ उसका हल्का है, जब हम कह रहे हैं तुम्हारी बात ना, उसकी तो मान लो बात, तो तुम्हारा खुद का या तो कटारिया साहब सच्चे हैं या धर्मवीर एक तो सच्चा है या एक झूठा है। दोनों में एक ही बात मानी जाएगी ना। हकीकत में छाती पर हाथ रख दो कटारिया साहब, आप यूं कह दो खनन घोटाला नहीं है, तो आप मैं सारे पद से इस्तीफा दे दूंगा, सारे पद से। दिल पर हाथ रखे, भगवान को जान देनी है, हाँ गलतियां हो जाती है, ये कहो गलतियां हो जाती है, गलतियां हुई है, ये कहो गलतियां हो गई, कोई बात नहीं, इसको सुधारो, गलती को सुधारो। आपके सहयोगी है, सरकार के साथ हैं, ये बात नहीं है। मगर खनन घोटाले वहां देखो लोगों के करोड़ों रुपए घोटाले हो रहे हैं, क्या बात करते हैं। एक घोटाला, धान घोटाला, जिस क्या पानी है,
कोई नहीं, तुम फर्जी बातें मत करो, फर्जी बातों में कुछ नहीं पड़ा। आप ये कहो भाई हम करेंगे कार्रवाई, भाई कोई बात नहीं, आगे के कर रहे हैं ना हम तो प्रबंध करो, अरे कर रहे आगे के लिए आपकी बात तो करिए, इस बात की प्रदेश की जनता जानना चाहते हो, बता दीजिए ना। 40 साल हो गए, 40 साल से आप और जाके गए थे, कोई ना कोई तो कागज पत्र लाए होंगे, कोई बात आप दोनों शांत हो जाइए, एकदम शांत हो जाइए। आप लोग समझ रहे हैं अभी किस सिचुएशन में है हम। अभी तक मलबा पूरी तरह से नहीं हटाया जा सका। कितने लोग नीचे और दबे हैं, जिंदा है कि मर गए हमें नहीं पता। हम उन बड़े पत्थरों को ब्लास्ट करके नहीं तोड़ सकते, क्योंकि हमें नहीं पता कि लोग नीचे हैं या नहीं है। अगर होंगे तो कैसे बचाएंगे। आप लोग समझ रहे हैं आप किस वक्त में इस तरह से बातें कर रहे हैं। सर आप कह रहे हैं सुदेश जी कि किसी को नहीं बख्शेंगे। क्यों बख्शेंगे? बख्शना चाहिए भी नहीं। आप कह रहे हैं हम एक्शन ले रहे हैं, एक्शन तो आपको लेना पड़ेगा, लेकिन सवाल ये है अनियमितता क्यों हुई? ये मौत का पहाड़ गिरा तो गिरा कैसे? सवाल तो ये है ना सर। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, आप लोग पंचायत जोर शोर से चला रहे हैं, उसको लेकर कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हम अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन के आखिरी पड़ाव पर नहीं पहुंच पाए हैं सर, अभी भी नहीं पहुंच पाए हैं। कोई ठीक ये बताने को तैयार ही नहीं है कि कितने लोग थे। प्रोफेसर साहब को पूछे हुए 10 मिनट से ज्यादा का वक्त हो गया कि वहां पर रजिस्टर नहीं था क्या, एंट्री नहीं होती क्या? आपके ड्रोन में कोई नजर नहीं आता, लेकिन लोग वहां हैं, तभी दबे 7 से 8 गाड़ियां दबी, लेकिन आपके ड्रोन में नजर नहीं आया। आप लोग अपनी ही बातों में सवाल का जवाब देते देते किस तरह से सवालों के घेरे में आ रहे हैं आप लोग समझ रहे हैं। प्लीज सर, प्लीज एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करने से ज्यादा अच्छा है कि लोगों को कितनी शीघ्रता के साथ बचाया जा सके उस पर बात करें। क्या ये ज्यादा जरूरी नहीं है अमित नेहरा साहब? बहुत जरूरी है। क्या ये ज्यादा जरूरी नहीं है नेहरा जी? बहुत जरूरी है। बिल्कुल देखिए अनामिका, इस बात की तो थोड़ा सा तसल्ली है कि पिछले 10-12 साल में जो एनडीआरएफ है उसने अच्छा काम किया देश में। इससे पहले कोई इस तरह की कोई चीजें नहीं थी। ये मान के चलो कि 2006-07 से जो शुरू हुआ एनडीआरएफ का काम वो काबिल तारीफ है। उससे पहले तो सिर्फ सेना के भरोसे रहते थे। इसको और ज्यादा ना स्टेट लेवल पे बढ़ाने की जरूरत है, और खास तौर पे इस तरह की जो जोखिम भरे स्थान हैं जहां पे खनन होता है, जहां पे और इस तरह के जो भारी भरकम काम होते हैं, खतरे के काम होते हैं, वहां पे उस यूनिट को और ज्यादा बढ़िया बनाने की जरूरत है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इसमें सहयोग करना चाहिए प्रशासन को भी, लेकिन प्रशासन का तो रवैया ढुलमुल है ना। अभी एसडीएम लोहारू ने उस पर अपनी जांच रिपोर्ट दे दी, बोला नहीं मैं गया तो कोई वहां पे अवैध खनन नहीं पाया गया। अरे ये कोई बात थोड़ी है कि आप जाओगे तो खनन माफिया वहां पे मिलेगा। भाई चोर पुलिस को देख के खड़ा थोड़ी होगा वहां पे। अब बात यही आती है कि जो एसआईटी बनाई है उसमें भी एसडीएम लेवल के ही तो आदमी हैं। वो जो पहले रिपोर्ट दी थी, क्या वो ऐसी रिपोर्ट देंगे? इसकी गारंटी है क्या? या वो सही रिपोर्ट देंगे उसकी गारंटी है क्या? मतलब आप कह रहे हैं कि मजेदार बात बताता हूँ मैं। जुलाई 2 उठा रही है कांग्रेस, जो मांग उठा रही है कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच करवाया जाए, वो ठीक है, वो हो जाना चाहिए? नहीं, जांच का तो मैंने बताया था ना, एसडीएम वाली जांच का क्या रहा? 1 महीने में जांच आनी थी। ये सिर्फ लीपापोती होती है। जांच का मतलब तो लीपापोती होता है। मैं आपको एक मजेदार इंसिडेंट बताता हूँ। जुलाई 2021 में उत्तराखंड के जो कारोबारी थे खनन वाले, उन्होंने शिकायत की कि यमुनानगर में अवैध खनन हो रहा है हरियाणा में, और वो खनन किया हुआ जो पत्थर है वो अवैध रूप से उत्तराखंड में भेजा जा रहा है। तो यहाँ पे लिखित में शिकायत आई, तो हरियाणा के जो खनन महानिदेशक हैं तो उन्होंने रिपोर्ट पेश की। तो रिपोर्ट आप सुनिए तो हैरान रह जाएंगे। उन्होंने बताया कि यमुनानगर में वैसे तो खनन बंद है, ठीक है ना, कोर्ट के आदेशों के अनुसार तहत, लेकिन यहाँ पे जो क्रैशर बने हुए हैं जहाँ पे पत्थर पीसा जाता है, उनके लिए पत्थर दमन, दीव, उड़ीसा, आसाम आदि राज्यों से लाके पीसा जा रहा है। उनको ये नहीं पता कि वहां से अगर पत्थर लाके पीसा जाए तो उसका जो किराया है वो उस पत्थर से ज्यादा बढ़ जाता है।
लेकिन ये रिपोर्ट हुई है और मजेदार रिपोर्ट हुई है। आप इस पे तो पूरी एक सीरीज बना सकते हैं। भाई इतनी दूर से पत्थर लाके, पत्थर कोई इतनी कीमती चीज नहीं है कि उसको दमनदीव से लाके यमुनानगर में पीछा जाए। तो इस तरह की जो चीजें हैं सरकारी अधिकारी करते हैं और सरकार भी मान लेती है उनकी बात, क्योंकि सरकार को उनके दम लगता है उन चीजों में, क्योंकि उनके मुताबिक हो रही हैं। जब तक ये ढुलमुल रवैया दूर नहीं होगा, इस तरह की चीजें दूर नहीं होंगी। ठीक है सर, अब बात ये है कि प्रोफेसर साहब फैसला होना चाहिए। फाइनल कमेंट सर, फाइनल कमेंट प्रोफेसर साहब। बस हम तो यही कहेंगे, गवर्नमेंट अपनी जिम्मेवारी समझे और जो भी कमी हुई है इसमें उनके विरुद्ध। सबसे बड़ी बात है जो ठेकेदार है, ठेकेदार का सीधा संबंध मजदूर से होता है। मजदूर से काम किसने लेना होता है? ठेकेदार ने। ठेकेदार किसके नीचे काम करता है? कंपनी के नीचे काम करता है। ठेकेदार के पास अगर रजिस्टर में एंट्री नहीं है और वहां पे मजदूर की डेथ होती है, उसके विरुद्ध उसी टाइम बिना लेट किए एफआईआर दर्ज हो और उसको अरेस्ट किया जाए। और साथ ही साथ गवर्नमेंट आगे से हादसा ऐसा ना हो, गवर्नमेंट टाइम टू टाइम अपने ये जो लापरवाही है, वहां के जो अधिकारी हैं उन पे कड़ी निगरानी रखे और उनको आदेश दे। बिल्कुल आगे से ऐसा कभी ना हो। 10 सेकंड फाइनल कमेंट। मैडम जी, हमारी यही मांग है कि जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। आगे पीछे ऐसा हादसा ना हो, उसके लिए सरकार सबसे सख्त कदम उठाए। जो जाने अभी धड़क रही है या उनकी भी सांसें जा चुकी हैं इस मलबे के नीचे, उनको न्याय कब? इस स्तर पे बचाव जारी है और एसआईटी द्वारा, प्रशासन द्वारा जांच जारी है। जांच में जो दोषी पाया जाएगा सख्त से सख्त उसको सजा दी जाएगी, बख्शा नहीं जाएगा किसी के लिए। बहुत शुक्रिया आप सबों का, बहुत धन्यवाद। उम्मीद यही करते हैं कि यहाँ पर जल्दी से जल्दी मलबे को हटाया जाए और ये इंश्योर हुआ जा सके कि आखिर इसके नीचे और कोई तो दबा हुआ नहीं है। जो जिंदगी आ गई हैं उनके परिवार वालों को किस तरह की सहायता, और जो लोग घायल हैं उनकी सहायता पर भी हम आगे जरूर बात करेंगे और इस पर भी बात करते रहेंगे कि आगे कभी मौत का पहाड़ इस तरह से ना गिरे ना दरके, इसके लिए क्या किया जा सकता है। नमस्कार।